देखो बच्चों, अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे थे ना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में अपने ने क्या पढ़ लिया था, एक शेल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ ली थी, है ना। आज अपन उससे अगला टॉपिक पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सॉलिड स्फीयर, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सॉलिड स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सॉलिड स्फीयर बच्चों ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सॉलिड स्फीयर के कारण कैसे निकालते हैं बच्चों, इस पे अपने को थोड़ी सी चर्चा करनी है। आ जाओ फिर। तो बच्चों ये मेरे पास एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है ना। इस सॉलिड स्फीयर की बच्चों मेरे पास चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम दे रखा है रो, और रेडियस कितनी दे रखी है, आर बच्चों, है ना। और इस सॉलिड स्फीयर की वजह से बच्चों मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। देखो दो केस हम पढ़ रहे थे इससे पहले, अभी भी दो ही केस पढ़ेंगे। एक तो आर लेस देन आर हो जाएगा बच्चों, और एक हो जाएगा आर ग्रेटर देन आर, ठीक है। अच्छा, इसका चार्ज भी अपन मान सकते हैं भाई, टोटल चार्ज क्यू है। और ये जो रो दे रखा है ना बच्चों, ये रो अपने को दे रखा है यूनिफॉर्म। ये कैसा दे रखा है बच्चों, अपने को यूनिफॉर्म दे रखा है, मतलब यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी एक तरीके से। मतलब अगर आप इसमें मान लो पॉजिटिव चार्ज है तो वो यूनिफॉर्मली है ऐसे, ठीक है ना। और ये सारे नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है बच्चों, याद रखना, हम सारे के सारे नॉन कंडक्टिंग चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, सही है। तो इसमें सबसे पहला केस लेते हैं आर लेस देन आर। तो आर लेस देन आर वाले केस में देखो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, पहले पता है आपको सबको, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है स्फेरिकल। तो इसका मतलब जो गॉसियन सरफेस माननी पड़ेगी वो भी स्फेरिकल माननी पड़ेगी। तो सेंटर से आर डिस्टेंस मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो मैंने क्या कर दिया बच्चों, एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस मान ली। देखो मान ली ये मेरे पास आर रेडियस की स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है। इस आर रेडियस के अंदर सबसे पहले मुझे चार्ज इनक्लोज लिखना पड़ेगा। देखो एक यूनिट वॉल्यूम में चार्ज कितना है बच्चों, रो। एक यूनिट वॉल्यूम में चार्ज कितना है, रो। तो इसका मतलब इस वॉल्यूम में चार्ज कितना होगा, रो इंटू वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर, 4/3 पाई आर क्यूब कर दूं बच्चों। ये मेरे पास है इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज आ जाएगा, सही है। तो ये क्यू इनक्लोज हो गया मेरे पास 4 पाई रो आर क्यूब बाई 3, सही है। अब अगर मैं मान लो गॉस थ्योरम लगाऊं, अगर मैं ई डॉट डी ए लगाऊं तो वो कितना हो जाएगा बच्चों, क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। अब सोचो ई डॉट डी ए, ई कितना है, ई तो आपको पता है, अगर ये स्फीयर है तो यूनिफॉर्म है सब जगह, सॉरी कांस्टेंट है भाई। इस सरफेस पे ई क्या है, कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ई को बाहर ले लूँ सिमेट्री से, है ना। सिमेट्रिक आप बोल सकते हो भाई, सिमेट्रिक से मैं बोल सकता हूँ कांस्टेंट है। डी ए मतलब इस गॉसियन सरफेस का एरिया जिससे फ्लक्स निकलेगा। तो गॉसियन सरफेस का एरिया कितना हो जाएगा बताओ जल्दी जल्दी, ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर बच्चों, अपॉन क्यू इनक्लोज। इसके अंदर चार्ज कितना इनक्लोज है वो अभी अपने ऊपर लिखा था अपने ने, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन बच्चों एप्सिलॉन नॉट। तो अगर देखो यहाँ से कैंसिल करोगे तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो ई की वैल्यू आ जाएगी बच्चों मेरे पास कितनी, बताओ 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 कितनी, ये हो जाएगा रो बाई, देखो आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर आपको इसकी डायरेक्शन देखनी है तो इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में कैसा हो जाएगा, रो बाई यहाँ पर आर वेक्टर फॉर्म में लिख दो बच्चों, अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस फॉर्म में हो गया, वेक्टर फॉर्म में हो गया बच्चों, हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में। आ गई मेरे पास प्रॉब्लम, कोई दिक्कत। चलो अब देखो इसका ना एक दूसरा फॉर्मेट भी लिख लेते हैं। अगर मान लो मैं रो को लिखना चाहूँ तो रो को क्या लिख सकता हूँ बताओ, रो को लिख सकता हूँ मैं चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो इस रो को लिख देता हूँ मैं चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, सही है। ये हो गया इनटू क्या हो जाएगा R/3 एप्सिलॉन नॉट बच्चों ना। तो ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये चला गया ऊपर, ये 3 से 3 कैंसिल, तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना, देखो ये आ जाएगा मेरे पास Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब इंटू आर, सही है। तो यहाँ से E कितना आ जाएगा बताइए जल्दी से, ये बन गया K ना, तो KQ/R क्यूब इंटू आर बन जाएगा। ये एक दूसरा फॉर्मेट है जो मुझे याद रखना है बच्चों, KQ/R क्यूब इंटू आर, ये दूसरा फॉर्मेट हो जाता है। ये दोनों फॉर्मूले मुझे याद होने चाहिए। खास बात पता है क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जो होता है ना वो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये बात मुझे याद रखनी है बच्चों, समझ गए बात को। अब इसका दूसरा केस कौन सा हो सकता था कि जब अपने
मान लो मुझे बाहर निकालनी हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मुझे क्या निकालनी हो, कोई पी पॉइंट मैंने बाहर ले लिया, यहाँ निकालना हो, तो अब मैं अगर गॉसियन सरफेस ऐसे मानूंगा बच्चों, मान लो ऐसे मैंने गॉसियन सरफेस मान ली, तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज क्यों आ गया। तो अब अगर आप मैं ई डॉट डी ए लगाऊंगा, ध्यान से सुनना बात को, ये तो पूरा का पूरा वही हो जाएगा जो अपने पिछली बार पढ़ा था। टोटल चार्ज अंदर कितना हो गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई तो आपको पता है सिमेट्रिक होने से कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ई इंटू 4 पाई r² हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ई बराबर हो जाएगा बच्चों ये क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r²। और अगर इसको ढंग से लिखोगे तो के क्यू बाई r² हो जाएगा। और ये किसकी वजह से होता है पता है आपको, पॉइंट चार्ज की वजह से। किसकी वजह से होता है, पॉइंट चार्ज। यानी कि मैं ये बोल सकता हूं एक सॉलिड स्फीयर होता है ना, वो अगर उससे बाहर आप निकल गए तो वो किसकी तरह बिहेव करता है, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। मतलब एक सॉलिड स्फीयर से अगर आप बाहर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बिहेव करता है, पॉइंट चार्ज के तरीके से बिहेव करता है। बच्चों बात समझ में आ गई, पक्का ना। अच्छा, इसका ग्राफ बनाना हो तो जनता कहती है सर ग्राफ कैसे बनाएं, ग्राफ भी बना लेंगे लोग। अभी अपन इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बना लेते हैं। देखो इसमें सबसे पहले अपन इधर ले लेते हैं साहब ई, सही है, ये अपने ने ई ले लिया और ये अपने ने क्या ले लिया, आर ले लिया, ये आर इक्वल टू आर हो गया। अब देखो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, पहले उस पर चर्चा कर लो। अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो देखो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इंक्रीजिंग होगा, तो ये इंक्रीजिंग बना दिया मैंने, बना दिया। उसके बाद क्या होगा ई, उसके बाद ई देखो अगर बाहर जाओगे तो 1/r² हो जाएगा, यानी पॉइंट चार्ज के तरीके से हो जाएगा। तो ऐसे डिक्रीजिंग बना दिया, ऐसे ई बना दिया। ये कुछ ई और आर का कर्व बनता है जो आपको पता होना चाहिए। तो ये सॉलिड स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है बच्चों। बहुत काम के फॉर्मूले हैं, खासकर इनसाइड वाले, है ना, दोनों फॉर्मेट। रो r/3 एप्सिलॉन नॉट भी बहुत काम का है, KQ/r³ इंटू आर भी बहुत काम का है। और बाहर ये किसकी तरह बिहेव करता है, पॉइंट चार्ज की तरह। ये आपको पता होना चाहिए। समझ गए ना बात को। तो ये सॉलिड स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अभी भी कह रहा हूं बहुत काम की है। जेई ने मतलब मैं जो डेरिवेशन कर रहा हूं ना उसके ऊपर काफी सवाल पूछे, अभी मैं आपको करवाता हूं कुछ IIT के सवाल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखो ये बच्चों मेरे पास एक सॉलिड स्फीयर है ना, जिसको मैंने चार्ज क्यू दे रखा है और रेडियस बच्चों इसकी कितनी है, आर है। ठीक है, इसके सेंटर पे बच्चों एक -q चार्ज पड़ा है जिसका मास कितना m है। अब क्वेश्चन क्या है कि इफ चार्ज -q ना, छोटा चार्ज, इज स्लाइटली डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, अभी ये सेंटर पे है तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, देन इट स्टार्ट ओसिलेशन, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ओसिलेशन, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ओसिलेशन बच्चों। यानी आपको ये जो ओसिलेशन करेगा उसका टाइम पीरियड बताना है। क्या बताना है, टाइम पीरियड। तो बच्चा ये सोचता है चलो इसको स्टार्ट करते हैं अपन। जैसे मान लो ये चार्ज है, इसको अगर मैंने स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया यहाँ पर, मान लो इस चार्ज को मैं यहाँ लेके आ गया, तो मान लो मैंने x डिस्प्लेस कर दिया बच्चों। कितना डिस्प्लेस कर दिया, x। तो आपको पता है यार इस पे फोर्स कितना लगेगा, भाई अंदर की तरफ फोर्स लगेगा इस पे, क्योंकि माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है रेडियल बाहर की तरफ होती थी ना। अगर आपने देखो E का अगर फॉर्मूला पढ़ा हो तो क्या पढ़ा था, KQ/r³ इंटू आर वेक्टर पढ़ा था। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, रेडियल डायरेक्शन में, ऐसे बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। कैसे, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, आर की तरफ। भाई एक सॉलिड स्फीयर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो इस टाइप में आएगी, बाहर की तरफ। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर थी, अगर E इधर है तो फोर्स किधर लगेगा, नेगेटिव चार्ज पे इधर लगेगा, फोर्स लगेगा -q इंटू ई। ठीक है, अब मैंने डायरेक्शन लिख दी तो माइनस लिखने की जरूरत नहीं है ना बच्चों, तो मैं क्या करता हूँ इसको माइनस इसका हटा देता हूँ यहाँ से। चलो इस माइनस को हटा देते हैं, ये माइनस हटा दिया मैंने। ठीक है, ओके। तो नेट फोर्स कितना आ गया मेरे पास पार्टिकल पे, कितना आ गया, -q इंटू ई, -q इंटू ई, बिकॉज मैंने डिस्प्लेस किधर किया, पॉजिटिव में, फोर्स किधर लगा, नेगेटिव में। -q इंटू ई, ई की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, KQ/r³। देखो अगर रो दे रखा होता तो रो की टर्म में लिखते, इंटू आर होता है, पर आर की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है, x है। भाई सेंटर से डिस्टेंस कितनी है, x है, तो ये आपका नेट फोर्स आ गया। तो फोर्स आ गया तुम्हारा कितना, -KQQ/r³ इंटू x। इसको m में लिखोगे तो a कितना आ जाएगा बच्चों, -KQQ/r³ इंटू m इंटू x। पहली बात तो आप एक चीज नोट कर लो कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ SHM।
अगर आप गौर से देखो तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस के डैश इंटू एक्स के। दिस इज इक्वेशन ऑफ एस एच एम, मतलब पार्टिकल क्या करेगा, एस एच एम करेगा। तो इसका मतलब ये अगर एस एच एम करना होता तो सबसे पहले एक्सेलेरेशन निकालते थे, एक्सेलेरेशन से मेरे पास क्या आ जाता था, ओमेगा स्क्वायर, यानी दिस इज ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा कितना आ जाएगा तुम्हारे पास है, रूट का के क्यू क्यू बाई आर क्यू इंटू एम, ये तुम्हारे पास ओमेगा आ गया। तो ओमेगा आ गया तो टाइम पीरियड भी आ जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा से, इसका मतलब टाइम पीरियड ही आ जाएगा आर क्यू इंटू एम के क्यू क्यू। ठीक है, समझ गए बात को। तो ये टाइम पीरियड का सवाल है बच्चों। अब इसमें पता है कि प्रॉब्लम कहाँ आती है, बच्चों से ये पूछ लिया जाता है साहब कि ये जो एसएचएम करेगा इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या हो सकता है, इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या हो सकता है। तो आप स्क्रीन पॉज करके सोचिए, फिर मेरा आंसर देखिए। देखो एसएचएम जो करता है ना बच्चों, उसमें जो फोर्स होता है वो एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है कहां कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो मुझे लगता है सेंटर से लेके यहां तक जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अंदर, वो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक्स के। और इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, 1 बाई आर स्क्वायर हो जाता है ना, यानी 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो यहां तो ऑसिलेशन करेगा, एसएचएम नहीं कर सकता। तो एसएचएम ये सिर्फ अंदर अंदर कर सकता है। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो सकता है वो आर हो सकता है। कितना हो सकता है बच्चों, आर। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आपसे कोई पूछ ले कि एसएचएम का कितना होगा, तो कितना होगा बच्चों, आर। सही है, रेडियस। लेकिन ध्यान रखना ये ऑसिलेशन हमेशा करेगा, चाहे इसको बाहर से छोड़ दो चाहे अंदर से छोड़ दो, ऑसिलेशन करेगा, पर एसएचएम नहीं करेगा। एसएचएम सिर्फ अंदर अंदर करेगा बच्चों। समझ गए बात को, कोई दिक्कत किसी बच्चे को, आगे बढ़े अपन। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने ने क्या किया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों अपने ने सेंटर से डी डिस्टेंस दूर टनल बना दी है ना, सेंटर से डी डिस्टेंस दूर क्या बना दी है कि टनल बना दी। और इसके स्फीयर पे फिर वही चार्ज क्या दे देते हैं, क्यू दे देते हैं, रेडियस क्या दे देते हैं इसकी, आर दे देते हैं। अब मान लो मैंने एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पर रख रखा है, चार्ज उसका क्या है, माइनस का क्यू है, मास उसका कितना एम है। अब मैं अगर कहूँ इसको मैंने स्लाइटली डिस्प्लेस किया है, तो इसका टाइम पीरियड और नॉर्मल दोनों बता दो भाई। इसको स्लाइटली डिस्प्लेस किया है तो फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, है ना, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, कि ऑसिलेशन का टाइम पीरियड क्या होगा। दूसरी चीज क्या होगी बच्चों, आपसे मैंने पूछा है नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई बाई वॉल ऑफ टनल, टनल की जो दीवारें हैं वो इस पे कितना नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी वो भी बताना है। तो देखो बढ़िया सवाल है, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये भी ना। मैं आपको कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन ही करा रहा हूँ जिससे आपको भी मजा आ जाएगा कि सर हमने कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर लिए। जैसे मान लो सपोज करो आपने इसको एक्स डिस्प्लेस कर दिया ना, फॉर एग्जाम्पल आपने इसको क्या कर दिया, एक्स। देखो आप तो पहले खुद सॉल्व करके देखो इसको, मैंने यहाँ इसको डिस्प्लेस कर दिया। अब आपको पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना बच्चों, वो ऐसे बाहर की साइड होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है, ऐसे होती है ना। तो आप सोचो ना इस पर फोर्स किधर लगा, इस पर जो फोर्स लगा वो तो अंदर की तरफ लगा ऐसे, इस पे जो फोर्स लगेगा वो तो इधर लगेगा। चार्ज माइनस का क्यू है, तो फोर्स कितना लगा, देखो ये डिस्टेंस को आप ले लो x जो डिस्प्लेस किया है, और इसको ले लो बच्चों r, तो फोर्स इधर लगेगा कितना, q इंटू ई बच्चों ना। अब आप सोचो अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लूँ, तो ये जो फोर्स है ना f, इसके दो कंपोनेंट होंगे, ये देखो ये थीटा, तो ये वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा, कौन सा कंपोनेंट, ये वाला बच्चों, ये हो जाएगा f cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा f sin थीटा। अब आप एक बात गौर से देखना, f cos थीटा ना, f cos थीटा, ये आपका इस टनल के अलोंग इसको ऑसिलेशन करवाने का काम करेगा। यानी f cos थीटा इज योर रिस्टोरिंग फोर्स। तो इसका मतलब f cos थीटा, यानी अगर नेट फोर्स आप लिखो तो वो f cos थीटा होगा, यानी q इंटू ई इंटू कॉस थीटा। रिस्टोरिंग फोर्स है क्योंकि आपने जिधर डिस्प्लेस किया उसके अपोजिट लग रहा है, इसलिए मैंने नेगेटिव ले लिया। अब सबसे पहले E की वैल्यू की बात करते हैं। देखो R डिस्टेंस पर E कितना होता है, k क्यू बाई आर क्यूब इंटू आर बच्चों ना, इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा देखो इस ट्राइंगल में देखना पड़ेगा आपको, ये ट्राइंगल जो मैं रेड वाला शो कर रहा हूँ ना, इस ट्राइंगल में अगर ये थीटा हो तो कॉस थीटा हो जाएगा मेरे पास x बाई आर बच्चों। कितना हो जाएगा, x बाई आर। तो r से r कैंसिल हो जाएगा बच्चों। इसका मतलब अब अगर आप मान लो सपोज करो यहाँ से नेट फोर्स लिखोगे
तो मेरे अंदाज से ये आ गया माइनस के क्यू बाई आर क्यूब इंटू एक्स। सही है, इतना ही होगा ना। और आप गौर से देखो पिछले सवाल में भी यही आंसर आया था, नेट फोर्स यही आया था, यानी टाइम पीरियड अभी भी वही आएगा 2 पाई रूट एम बाई के। बच्चों एम बाई के की वैल्यू कितनी है, के क्यू बाई आर क्यू, ये टाइम पीरियड आया। मतलब ये जो टाइम पीरियड है ना एक्चुअली में नॉट डिपेंड ऑन पोजीशन ऑफ टनल, एक्चुअली में नॉट डिपेंड ऑन पोजीशन ऑफ टनल, ये पोजीशन पे डिपेंड ही नहीं करता, पोजीशन ऑफ टनल, टनल की पोजीशन कहीं पर भी हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है बच्चों। टाइम पीरियड क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। बात समझ में आई आपको? अच्छा, इसका ये बात तो पता चल गया, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन कैसे बताऊंगा? तो मैं बच्चों को कहता हूं एक बात सोचो, ये एफ साइन थीटा है, ऊपर क्या लग रहा होगा इसको इक्विलिब्रियम में बैलेंस करने के लिए, नॉर्मल। तो नॉर्मल रिएक्शन सीधा सीधा आ गया तुम्हारे पास एफ साइन थीटा। अब एफ साइन थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे बताओ? एफ साइन थीटा, एफ कितना है तुम्हारे पास, के क्यू बाई आर क्यूब इंटू आर, और साइन थीटा हो जाएगा बच्चों मेरे अंदाज से डी बाई आर। अरे इस ट्राइंगल में जैसे कॉस थीटा निकाला वैसे साइन थीटा निकाल लो, तो नॉर्मल आ जाएगा के क्यू डी बाई आर क्यूब। गौर से देख लो, नॉर्मल जो है वो कांस्टेंट है इनसाइड टनल, कांस्टेंट इन टनल, एक टनल के अंदर नॉर्मल कांस्टेंट है, यानी आप पार्टिकल कैसे भी मूव करे, ऐसे ऐसे कैसे भी मूव करे बच्चों, नॉर्मल इस टनल में क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? कांस्टेंट। समझ गए बात को? तो नॉर्मल इज कांस्टेंट इनसाइड द टनल। सही है, नॉर्मल डिपेंड किस पे करता है, इस डी पे डिपेंड करता है, मतलब टनल की पोजीशन कहां पर है। तो जितना ज्यादा दूर होगा टनल, नॉर्मल उतना ही ज्यादा लगेगा, लेकिन टाइम पीरियड तो उस चीज पे भी डिपेंड नहीं करता है। तो आईआईटी में सारे कॉन्सेप्ट पूछे गए हैं बच्चों, आईआईटी ने बकायदा इससे सवाल पूछे हैं, ठीक है। तो हमें वही सवाल कर रहे हैं अपन, है ना। तो ज्यादा अपन मेहनत नहीं कर रहे हैं ऐसी बात नहीं है, पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं, सारे सिलेक्टिव क्वेश्चन है, सारे के सारे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखो ये एक सॉलिड स्फीयर है ना, जिसकी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम तुम्हें रो दे रखा है, ठीक है। और इसका सेंटर है बच्चों यहाँ पर ओ पर, ठीक है। और इसमें से एक कैविटी निकाल लिया आपने, एक स्फीयर निकाल लिया छोटी आर रेडियस का, और इसका सेंटर है ओ डैश पे, और इन सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है ना बच्चों वो डी है। कितना है? डी है, ठीक है। आपको एक पॉइंट हमने पी लिया है बच्चों, इस पॉइंट पर आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी इस स्फीयर की वजह से। तो देखो ऐसे क्वेश्चन हमने सेंटर ऑफ मास में बहुत किए हैं बच्चों ना। पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, फाइंड E8P, पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो। तो आपने सेंटर ऑफ मास में ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे किए हैं, सोचो याद करो कैसे कैसे किए थे, याद है थोड़े थोड़े? देखो मैं बताता हूँ। आपने कहा एक साहब यहाँ प्लस रो रख दो, और यहाँ पर क्या रख दो, एक प्लस रो और एक क्या रख दो, माइनस रो। हमने ऐसा ही तो किया था, इस कैविटी के अंदर एक प्लस रो और एक माइनस रो का स्फीयर रख दो। तो प्लस रो का स्फीयर रखते ही ये बड़ा पूरा स्फीयर हो गया, एक ये पूरा एक स्फीयर हो गया बच्चों ना। और माइनस रो का स्फीयर रखते ही कितना हो गया, ये एक छोटा स्फीयर माइनस रो का बन गया। यानी कि इस प्लस रो और इस माइनस रो को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो ये कैविटी मेरे पास बन जाती है। अब देखो अगर मैं इसमें पॉइंट P लूँ, इसमें पॉइंट P कुछ यहाँ होगा बच्चों ना, और ये सेंटर कहाँ पर है, O पर है, और ये जो डिस्टेंस है उसको मैं R1 ले रहा हूँ। कितना वेक्टर, R1 वेक्टर। और यहाँ पर पॉइंट P क्या होगा, यहाँ पर होगा, और इसका जो सेंटर है वो O डैश पर है, और इसके जो वेक्टर को मैं ले रहा हूँ R2 वेक्टर। कौन सा वेक्टर ले लिया, R2 वेक्टर। अब अगर मान लो सपोज करो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी हो पहले वाले की वजह से, तो E1 कैसे लिखूंगा बताओ, KQ बाई R क्यूब। R क्यूब मतलब इसकी रेडियस है ना। अरे बोलो, या रो की टर्म में लिख लो बच्चों। अगर आपको K की टर्म में नहीं लिखना है तो आप इसको क्या कर लो, रो की टर्म में, क्योंकि रो दे रखा है ना आपको, तो रो की टर्म में लिख लो। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा पहले वाले की वजह से, रो बाई कितना 3ε0 इंटू कितना R1, दिस इज R1 वेक्टर। ये इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E2 हो जाएगा मेरे पास रो बाई 3ε0 इंटू R2 वेक्टर। लेकिन रो नेगेटिव है इसलिए माइनस लिख दिया बच्चों ना। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लिखूंगा,
दोनों के कारण सम कर दूंगा बच्चों, तो सम करूंगा तो कितना आ जाएगा, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर बच्चों, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। E1 कितना हो जाएगा बच्चों, रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू R1 वेक्टर, और E2 कितना हो जाएगा, रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू R2 वेक्टर। समझ गए बात को। तो नेट कितना हो जाएगा मेरे पास, नेट हो जाएगा बच्चों रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो देखो दोनों की वजह से अलग अलग लिख दिया। अब R1 माइनस R2 वेक्टर मुझे निकालना है, तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, सही है। पॉइंट P पर देखो ये है O डैश वेक्टर, ये D वेक्टर ले रहा हूं इसको मैं, और ये ले रहा हूं मैं आपका R1 वेक्टर जो अभी अभी हमने निकाला है, और ये वेक्टर कौन सा है, R2 वेक्टर। कौन सा है, R2 वेक्टर। अगर आप इसमें ट्राइंगल स्लो लगाओगे देखो, तो ट्राइंगल स्लो इस ट्राइंगल में लगाओ, दिस दिस और दिस, तो आपके पास आ जाएगा D वेक्टर प्लस R2 वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा R1 वेक्टर। तो D वेक्टर कितना हो जाएगा बच्चे, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो D वेक्टर की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, R1 माइनस R2 क्या लिख सकता हूँ, D वेक्टर। तो E नेट कितना आ जाएगा बच्चों, E नेट आ जाएगा रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू D वेक्टर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा बच्चों। गौर से देखो, ये भी बहुत तगड़ा रिजल्ट है। केवीटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, कांस्टेंट। किसमें, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन में। मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है बच्चों। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। डी डैश वेक्टर की डायरेक्शन है, यानी अगर आपको डायरेक्शन बनानी है तो ऐसे बनानी पड़ेगी आपको, जो आपका डी डैश वेक्टर है वो डायरेक्शन है, देखो ऐसे। समझ गए बात को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन। ये भी जेई में पूछा गया सवाल है बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, स्टार लगा लो ऐसे सवालों को। ऐसे तो हमें रिजल्ट पता होने चाहिए डायरेक्ट, बार बार इनको सॉल्व करके थोड़ी देखेंगे अपन। समझ गए बात को, पक्का। आगे बढ़ूं मैं फिर, चल आ जाओ बच्चों, और क्वेश्चंस करते हैं अपन इसमें। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ये एक मेरे को सॉलिड स्फीयर दे रखा है बच्चों ना, और इसका जो रो है ना बच्चों, वो मेरे को ऐसे दे रखा है, रो नॉट इंटू आर। ठीक है, इस बार मैंने रो अलग दे दिया ना, और रेडियस इसकी क्या, कैपिटल आर है। और आपसे बच्चों पूछा गया है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 8। पहला केस तो वो लेना आर लेस देन आर वाला, और दूसरा केस कौन सा लेना, आर ग्रेटर देन आर वाला। देखो सबसे पहली चीज देखना, अभी तक जो सवाल दिया था ना उसमें रो कांस्टेंट था बच्चों। इस बार रो आपका क्या कर रहा है बच्चों, वेरी कर रहा है, रो इज नॉट ए कांस्टेंट। तो ऐसे सवालों में क्या करेंगे, सबसे पहले आर लेस देन आर। देखो आर लेस देन आर, मैंने मान लो कोई पॉइंट पी ले लिया, तो आपने कहा साहब यहाँ पर आपको गॉसियन सरफेस लेनी पड़ेगी ऐसी कैसी। पर प्रॉब्लम ये है साहब, इस गॉसियन सरफेस में मुझे चार्ज नहीं पता। क्या नहीं पता, चार्ज। तो वो चार्ज कैसे लूँ मैं ना, तो इसके लिए पता क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम चार्ज निकालना सीखेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए बच्चों। तो देखो बच्चों मैंने क्या किया, मैंने ध्यान से सुनो इसमें क्या किया, मैं गया आर पे बच्चों ना, और डी आर विड्थ का मैंने एक छोटा सा सेगमेंट ले लिया ना। अब इस सेगमेंट के अंदर मैं चार्ज लिखूंगा डी क्यू। ठीक है, ध्यान रखना दिस सेगमेंट इज स्फेरिकल है ना, ये जो मैंने माना है वो एक स्फीयर माना है डी आर विड्थ का। कितनी विड्थ का, डी आर विड्थ का। अब डी क्यू कैसे लिखना पड़ेगा इसमें, रो इंटू वॉल्यूम। अब इस सेगमेंट का वॉल्यूम कैसे निकालोगे, स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अगर इसको डिफ्रेंशिएट कर लोगे तो डीवी बराबर कितना आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। यानी इस डीवी को यहां रखना पड़ेगा आपको। सही है, कितना, डी क्यू इंटू रो इंटू डीवी। क्या डीवी कितना है भाई, बताओ बताओ जल्दी से, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर बच्चों। सही है, तो बच्चों अपन क्या कर देते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। पहले रो की वैल्यू रख दूं बच्चों मैं यहाँ पर, तो रो की वैल्यू रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा, रो नोट इंटू 4 पाई अलग हो जाएगा, और ये आर क्यूब इंटू डी आर हो जाएगा। तो अगर आपको इंटीग्रेशन करना है तो क्यू आ जाएगा 4 पाई रो नोट आ जाएगा इंटीग्रेशन से बाहर, और ये हो जाएगा बच्चे आर की पावर 3 डी आर। तो अगर इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये आ जाएगा 4 पाई रो नोट आर की पावर 4/4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये चार्ज आ गया बच्चों आपके अंदर। यानी इस आर रेडियस की स्फीयर के अंदर जो चार्ज है वो आपने निकाल लिया। याद रखना ये कौन सा चार्ज है जो इस स्फीयर के अंदर है, ये वाला चार्ज निकाल लिया आपने।
भाई पहले अपने ने एक सेगमेंट का निकाला, फिर उसको इंटीग्रेट करके इस स्फीयर के अंदर चार्ज निकाल लिया। अब अगर मैं मान लो गॉस थ्योरम लगाऊं इसके लिए, तो ई डॉट डी ए कितना लगाऊंगा, ई डॉट डी ए हो जाएगा मेरे पास क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। सही है, ई की वैल्यू आपको पता है कांस्टेंट है, ध्यान रखना इसके लिए लगा रहा हूं इस स्फीयर के लिए। तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कांस्टेंट ई, एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, क्यू इनक्लोज कितना है बच्चों पाई रो नॉट इंटू आर की पावर 4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखो 4 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और आर स्क्वायर से एक आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 4 नहीं कैंसिल होगा, ध्यान रखना। तो ई बराबर कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ से रो नॉट इंटू आर स्क्वायर बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, ये ई की वैल्यू आ जाएगी बच्चों। यानी अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आएगा, अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किसके प्रोपोर्शनल आएगा, आर स्क्वायर के बच्चों। समझ गए ना बात को। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालनी होती है अंदर की तरफ। अब यही इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप बाहर की तरफ निकालोगे, यानी सेकेंड केस अगर मैं इसका पढ़ूं, जब आर ग्रेटर देन आर होगा तो आपको पॉइंट पी यहां लेना पड़ेगा बच्चों, और पॉइंट पी तो गॉसियन सरफेस ये माननी पड़ेगी आपको। अगर सोचो आपने ये गॉसियन सरफेस मान ली तो इस स्फीयर का पूरा चार्ज अंदर आ जाएगा। यानी क्यू इनक्लोज अगर आपको निकालना है तो देखो ये क्यू कौन से स्फीयर का था, जिसकी रेडियस छोटी आर है। तो अगर यहां पर कैपिटल आर रख दूं तो ये पूरा चार्ज आ जाएगा मेरे पास पाई रो नॉट इंटू आर की पावर 4, दिस इज द टोटल चार्ज। यही तो पूरे स्फीयर के अंदर आ गया। तो अब अगर मैं इसके लिए ई डॉट डी ए लगाऊं बच्चों, तो ई डॉट डी ए हो जाएगा मेरे पास क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ई तो आपको पता है सिमेट्रिक से कांस्टेंट है, डी ए यानी 4 पाई आर स्क्वायर, क्यू इनक्लोज कितना हो जाएगा बच्चों पाई रो नॉट इंटू आर की पावर 4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ध्यान रखना यहां पर कैपिटल आर है ना बच्चों, एक मिनट रुको मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, यहां पर मैं क्या लिखूंगा कैपिटल आर, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना आर की पावर 4 बाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखो पाई से पाई कैंसिल कर देता हूं, तो ई की वैल्यू आ जाएगी बच्चों रो आर की पावर 4 और ये आ जाएगा 4 आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन आ गया। यानी यहां जो ई है वो 1 बाई आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। किसके प्रोपोर्शनल होगा 1 बाई आर स्क्वायर, और अंदर किसके प्रोपोर्शनल था आर स्क्वायर के, बाहर किसका 1 बाई आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि अगर ग्राफ बनाना हो तो बहुत आसान काम हो जाएगा। ग्राफ कितना हो जाएगा, बहुत ही आसान काम हो जाएगा। देखो आसान काम कैसे हो गया, जैसे मान लो सपोज करो मैंने ग्राफ बनाया, तो ये लो मैंने इक्वल वाली कंडीशन रख दी, ठीक है, और यहाँ पर ई, तो अंदर कैसे वेरी कर रहा है, अंदर ई जो है वो आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, और बाहर कैसे वेरी कर रहा है 1 बाई आर स्क्वायर। तो इसको अगर ढंग से लिखा जाए तो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऐसे होगा नेचर में, और बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा देखो ऐसे, और बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऐसे होगा। कहीं पर भी ग्राफ डिसकंटिन्यूस नहीं हुआ बच्चों ना, कहीं पर भी ग्राफ कैसा नहीं हुआ है डिसकंटिन्यूस। तो इसको मैं यहाँ से साफ कर देता हूँ, ऐसे ग्राफ बनेगा। तो अंदर तो आर स्क्वायर के वैसे प्रोपोर्शनल चला जाएगा और बाहर इनवर्सली हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। ये मेथड है ना बच्चों, जेई में हजारों सवाल में पूछा गया है, हजारों सवाल में मेथड पूछा गया है। बस आपको ये मेथड ध्यान में रखना है कि कैसे कर रहा हूँ मैं। समझ गए बात को, यही आपको सेगमेंट मानना है, यही सब कुछ करना है। ऐसे इलेक्ट्रिक, अब जैसे मान लो सपोज करो रो एक बार एग्जाम में ऐसे दे रखा था, रो नॉट 1 माइनस आर बाई कैपिटल आर। अब रो ये दे दिया, रो वेरी कर देगा, वो रो वेरी कर देगा तो आपका ई वेरी करने लग जाएगा बच्चों। समझ गए ना बात को। तो इस टाइप से जितने भी सवाल आते हैं सारे के सारे तुम कर सकते हो, तुम्हें कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे अंदाज से। तो ठीक है, देखो इससे ना एक बढ़िया सा रिजल्ट भी निकल जाता है। जो स्टार बात है वो आपको मैं समझाता हूँ। देखो जब रो कांस्टेंट था, कांस्टेंट का मतलब हो गया आर की पावर 0 के प्रोपोर्शनल था, तो ई अंदर तो था आर के प्रोपोर्शनल और बाहर किसके प्रोपोर्शनल था 1 बाई आर स्क्वायर। ये क्या था इनसाइड द स्फीयर, ठीक है, और ये क्या था आउटसाइड द स्फीयर। लेकिन जैसे ही आपने रो को आर के प्रोपोर्शनल किया, रो को किसके प्रोपोर्शनल किया आर के, तो अंदर जो ई था वो किसके प्रोपोर्शनल हो गया आर स्क्वायर के। लेकिन बाहर वाला अभी भी कितना रह गया 1 बाई आर स्क्वायर ही रह गया। ये आउटसाइड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा इनसाइड। ये सिर्फ स्फीयर की बातें हैं बच्चों। लेकिन अगर मान लो एक बार जेई में सवाल पूछा गया, अगर रो आर की पावर n के प्रोपोर्शनल हो तो क्या होगा,
तो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो समझ गए होंगे n+1 हो जाएगा, 1 बढ़ जाती है, लेकिन बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो r² के प्रोपोर्शनली रहता है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा है जो आपको पता होना चाहिए बच्चों। समझ गए बात को? तो इतने सवाल इस सॉलिड स्फीयर पे बनते हैं, बहुत बनते हैं बच्चों, जेई ने बहुत पूछे भी हैं, पर मैंने आपको कुछ बेस्ट क्वेश्चंस कराए हैं, जो बेस्ट क्वेश्चन जिनसे आप बाकी सारे क्वेश्चन कर सकते हो बच्चों। समझ गए बात को? पक्का? कोई दिक्कत? चलो आगे आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बच्चों ना, और इसकी डीपीपी बहुत अच्छे से करना, ठीक है? चलो।